अरे सुनो देवा, मोहन फिर से बाहर निकल गया है। मैंने उसे बोला था शाम को अकेले मत घूमना, लेकिन इसकी तो बात ही मत करो। अरे जाने दो कमला, बच्चा है। पर हाँ, आजकल रातें थोड़ी अजीब सी लग रही हैं। हवा भी कुछ बदली बदली है। मैं जाकर देखता हूँ। आज दोपहर भी सुन रही थी, कोई कह रहा था कि जंगल की तरफ कुछ आवाजें आती हैं। ऐसा पहले तो नहीं होता था। कौन कह रहा था? मालती चाची वो कह रही थीं कि कल रात नदी के पार किसी ने सीटी बजाई थी, लेकिन वहां तो कोई रहता ही नहीं। देवराम कुछ पल चुप रहा। हवा का एक झोंका आया और पास के नीम के पत्ते अचानक खड़खड़ाने लगे, जैसे किसी ने जानबूझकर हिलाया हो। तुमने सुना? सुना तो, पर शायद हवा होगी। देवराम मोहन को खोजने निकल गया। रास्ते में वो गांव के बीच वाले पुराने पेड़ के पास रुका। अंधेरा उतर रहा था। आसमान में एक दो तारे चमक रहे थे। तभी पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। कहाँ चल दिए देवा इतनी जल्दी? अरे रामू, डराया क्यों? मोहन नहीं दिख रहा, वही ढूंढने निकला हूं। सुनो, बच्चों को रात में इधर उधर मत घूमने देना। कल रात मैंने भी कुछ सुना है। तू भी? क्या सुना? चल पहले मोहन को ढूंढ लेते हैं, फिर बताऊंगा। यहाँ खड़े रहने का मन नहीं करता। दोनों साथ आगे बढ़ गए, लेकिन देवराम महसूस कर रहा था रामू की आवाज में डर था, और ये बात उसे अंदर तक चुभ गई। नदी के किनारे पहुंचते ही उन्हें छोटे छोटे पैरों के निशान दिखे, जो मोहन के जूते जैसे ही लग रहे थे। यही गया है, पर यह रास्ता तो वो कभी नहीं लेता। देवा, ये आगे जाकर गायब हो रहा है। मतलब बिल्कुल साफ। आगे मिट्टी गिरी ही नहीं और निशान खत्म। देवराम का दिल धड़कने लगा। तभी अचानक नदी के दूसरी तरफ कोई पत्ते तोड़ने जैसा शोर हुआ। दोनों एक साथ उधर देखने लगे, पर धुंध बढ़ने लगी थी। सिर्फ परछाई दिख रही थी। देवा, वहां कोई है। मोहन, मोहन बेटा। उत्तर में सिर्फ चुप्पी। फिर एक बहुत धीमी सीटी की आवाज सीधे नदी के उस पार से आई। कमला की बात याद आते ही देवराम के पैर सुन्न हो गए। ये क्या? चल वापस, अंधेरा गहराता जा रहा है। ऐसी आवाजें पहले हमने कभी नहीं सुनी। दोनों जल्दी जल्दी गांव की तरफ लौटे। घर पहुंचे तो कमला चिंता में दरवाजे पर खड़ी थी। कहाँ रह गए थे? मोहन आया था अभी अभी, रो रहा था। देवराम घबराकर अंदर भागा। मोहन चुपचाप कोने में बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, मुझे किसी ने बुलाया था। पता नहीं, पर आवाज किसी आदमी जैसी थी। वो बार बार कह रहा था, इधर आओ, इधर आओ। कमरा एकदम शांत हो गया। सिर्फ दीवार पर टंगी लालटेन की लौ कांप रही थी। देवराम का गला सूख गया, लेकिन फिर उसने एक और बात कही। और तुम वहां गए भी? मैं डर गया था और भाग आया। बाबा, वो आदमी नदी के उस पार था, पर उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। कमला की सांस रुक गई। देवराम की आंखों में भय उतर आया। बाहर हवा अचानक तेज हो गई। देवराम आंगन में खड़ा अपनी लाठी पर कपड़ा बांध रहा था कि अंदर से कमला की खांसी की आवाज आई।
अरे कमला, खाना बांध दे जल्दी, सूरज निकल आया है। देर हुई तो खेत में पानी छोड़ने में दिक्कत होगी। अंदर से बर्तनों के खड़कने की आवाज आई। फिर कमला बाहर आई। बाल थोड़े बिखरे हुए थे, लेकिन चेहरे पर वही हल्की चंचल मुस्कान थी। हाँ हाँ, 1 मिनट ठहरो, मैं मशीन थोड़े हूँ कि बोलते ही खाना बनकर हाथ में आ जाए। मशीन होती तो भी तेरे जैसी बहस कौन करता। लो जी, आज तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई है और ये गुड़, ताकत आएगी। अब मत कहना कि मैं तुम्हें खुश नहीं रखती। आज इतना प्यार, कहीं कुछ चाहिए वाइये तो नहीं? बस बस, जाओ काम पर, बेकार की शंका मत करो। दोनों हल्का हंसते हैं, लेकिन तभी हवा का एक तेज झोंका आया और आंगन में टंगा हुआ पुराना पीतल का घंटा अपने आप बज उठा। देवा, ये किसने छुआ? हवा इतनी भी तेज नहीं थी। कमला चौंक गई। देवराम ने थोड़ा गंभीर होकर घंटा देखा। वो लड़खड़ाकर हिल रहा था, जैसे किसी ने जानबूझकर धक्का दिया हो। कमला ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके चेहरे से बेचैनी हट नहीं रही थी। अरे हवा ही होगी, सुबह सुबह दिमाग में वहम मत पालो। देवराम लाठी उठाकर गली की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही उसे कोई दिखा। धोती पहने, थकान से झुका हुआ बूढ़ा हरी काका, जो आमतौर पर सुबह इतने जल्दी बाहर नहीं निकलते। अरे हरी काका, इतनी सुबह? तबीयत तो ठीक है? ठीक तो हूं बेटा, पर आज रात नींद नहीं आई। अजीब अजीब आवाजें आई। कौन सी आवाजें? हू हू जैसी नहीं, बल्कि किसी आदमी की धीमी सीटी, बहुत धीमी पर साफ। देवराम घबरा गया, लेकिन छुपाया। सीटी? रात को? कौन करेगा ऐसा? यही तो सोच रहा हूं। वो आवाज नदी की तरफ से आई, और बेटा कसम से कह रहा हूं, उस वक्त वहां कोई नहीं था। अच्छा काका, मैं खेत जा रहा हूं, शाम को आऊंगा, तब बात करते हैं। अगर खेत में कुछ अजीब दिखे तो अकेले मत रुकना। देवराम रुक गया, दिल धक धक करने लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। देवराम खेतों की पगडंडी पर आगे बढ़ रहा था। चारों ओर ठंडी हवा थी, पर एक अजीब सी खामोशी भी। तभी सड़क के किनारे उसे पड़ोसी रामू मिलता है। रामू घबराया हुआ था। देवा, एक बात बताऊं, पर हंसना मत। सुबह जब मैं बकरियों को ले जा रहा था, रास्ते में किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। कौन? यही तो, कोई दिखा ही नहीं, और आवाज बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी। देवराम का दिल धक से रुक गया। हाँ, मैं तो डर के मारे घर वापस भाग गया। देवराम की लाठी का पकड़ कस गई। अचानक पास के खेत की घास हिली। दोनों उधर देखने लगे। कुछ नहीं था, या शायद था, पर दिखाई नहीं दे रहा था। चल जल्दी निकल, आज खेत में कुछ ठीक नहीं लग रहा। देवराम ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया, लेकिन उसके कदम अब पहले जैसे नहीं थे। थोड़े हिचकिचाहट भरे, थोड़ा डर लिए हुए। खेत पहुंचते ही उसने देखा कोई उसका फावड़ा बाहर छोड़ गया था, जमीन में आधा धंसा हुआ। ये यहाँ कैसे? मैंने तो कल इसे हटाकर कोठरी में रखा था। देवराम पलटते ही चौंक पड़ा। मोहन खड़ा था, लेकिन मोहन तो घर पर होना चाहिए था। अरे तू यहाँ कैसे? तेरी माँ को पता है? मोहन चुप रहा, फिर धीरे से बोला, बाबा, कल रात जिसने मुझे बुलाया था वो आज सुबह भी बुला रहा था। मोहन चुप रहा, फिर धीरे से बोला। देवराम के हाथ कांप गए। मोहन ने डर से इधर उधर देखकर कहा, वो बाबा खेत के इस कोने में खड़ा था, यही जहाँ तुम अभी खड़े हो। देवराम ने तुरंत पीछे देखा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन घास अभी भी हिल रही थी, जैसे कोई पल भर पहले वहीं खड़ा था। हवा अब ठंडी नहीं,
बल्कि भारी सी लग रही थी, जैसे किसी अदृश्य चीज का बोझ उस खेत पर उतर आया हो। देवराम खेतों की पगडंडी पर चल ही रहा था कि सामने दो परछाइयां दिखी। सुबह की हल्की धूप उनके पीछे लंबी लंबी पड़ रही थी। पहले तो वो पहचान नहीं पाया, पर जैसे जैसे पास गया चेहरे साफ हुए। हरिराम और गोपाल दोनों आमतौर पर हंसते मजाक करते मिलते थे, पर आज दोनों के चेहरों पर अजीब सी थकान और चिंता तैर रही थी। ओहो देवा, आज देर कैसे हो गई? कमला भौजाई ने रोक लिया क्या? अरे भाई, खाना बनने में देर हो गई। तुम लोगों को तो बस मजाक चाहिए। क्या हुआ रे? आज बड़े दबे दबे से लग रहे हो। घर में सब ठीक है ना? गोपाल ने धीरे से लगभग फुसफुसाते हुए कहा। देवा, सुना है इस साल ठंड कुछ और ही रूप में आएगी। रूप में? मतलब? कल रात पहाड़ियों पर जो बर्फ गिरी है वो पिछले 20 साल की सबसे भारी बर्फ बताई जा रही है। हवाएं भी कुछ अजीब चल रही हैं। देवराम हंसा, लेकिन उसकी हंसी थोड़ा मजबूर सी लगी। अरे यार, इतनी टेंशन मत लो। ठंड तो हर साल पड़ती है। नहीं देवा, इस बार कुछ अलग है। सुना है कि पहाड़ के ऊपरी हिस्से में एक पूरा चरवाहा परिवार रात को ठंड से जम गया। पूरा परिवार? कैसे? सुबह लोगों ने देखा, सब अपने अपने स्थान पर ही बैठे थे, जैसे बात करते करते जम गए हों। एक पल के लिए हवा रुक गई जैसी महसूस हुई। देवराम ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। अरे अफवाहें हैं। गांव में कौन सा मौसम विभाग बैठा है? देवा, डर अफवाह से नहीं, डर हालात से लगता है। हमारे पास न गर्म कपड़े हैं न लकड़ी। बच्चे भी खांसना शुरू हो गए हैं। तीनों धीरे धीरे पगडंडी पर आगे बढ़ने लगे। दूर खेतों के बीच हल्की सी धुंध उठ रही थी। कभी कभी धुंध में कुछ परछाइयां दिखती, फिर गायब हो जाती। हरिराम ने अचानक रुककर कहा, देवा, कल रात एक अजीब आवाज सुनी थी। किस तरह की आवाज? लग रहा था कोई घरों के बाहर घूम रहा हो। धीरे धीरे कदमों की आवाज, लेकिन दिखता कोई नहीं था। कुत्ता, हिरन वगैरह होंगी। नहीं देवा, कदमों के साथ एक और आवाज भी थी, जैसे कोई फूंक मार रहा हो। और अजीब बात बताऊं, वो हवा के खिलाफ चल रही थी। देवराम का चेहरा सख्त हो गया। मन के अंदर हल्की बेचैनी उठी, पर वो फिर भी बोला, तुम दोनों बेवजह डर रहे हो। इतने बड़े हुए फिर भी बच्चों की तरह बातें कर रहे हो। तीनों आगे बढ़ते हुए एक मोड़ पर पहुंचे। मोड़ के किनारे एक सूखी झाड़ी थी, लेकिन आज वो झाड़ी ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने उसे रात में कुचला हो। हरिराम झुका और निशान देखने लगा। देवा, ये देख, किसी बड़े आदमी के पैर के निशान लग रहे हैं, लेकिन ये खेत की तरफ नहीं जा रहे, सिर्फ गांव की तरफ से आए हैं और यहां आकर गायब हो गए। ये कैसे हो सकता है? कोई आया भी हो तो निशान लौटते हुए भी होने चाहिए थे। ठंड में मिट्टी जम जाती है, इसलिए निशान साफ नहीं दिखते। बस। परछाई एक पल और खड़ी रही, फिर धुंध में ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। देवराम ने लाठी कसकर पकड़ी। देवराम का चेहरा सख्त हो गया। मन के अंदर हल्की बेचैनी उठी, पर वो फिर भी बोला, चलो खेत पर चलकर देखते हैं। आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। खेत पर काम करते करते देवराम की निगाह पास के जंगल की ओर गई। वहां बहुत सारे सूखे पेड़ और गिरी शाखाएं पड़ी थीं। उसके मन में एक लालच भरा विचार आया। इस बार ठंड बहुत पड़ेगी, सबको लकड़ी चाहिए होगी। क्यों ना अभी से इन्हें काटकर जमा कर लूं। ठंड बढ़ेगी तो महंगे दामों में बेचूंगा, खूब कमाई होगी। उसकी आंखें चमक उठीं। शाम को घर लौटते ही वो कमला से बोला, कमला, मेरे पास एक तरकीब है। जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर जमा करेंगे, बाद में महंगे दामों में बेचेंगे, खूब पैसा आएगा। तरकीब तो ठीक है, पर किसी को बताना मत, वरना सब लकड़ी काटने लगेंगे। अरे, तुम तो मेरे दिमाग से भी तेज हो। अब देवराम रोज सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचता।
एक एक करके ढेरों लकड़ियां काटता और घर के पीछे जमा करता। गांव वाले उससे पूछते, देवा रोज इतना जंगल क्यों जा रहा है? वो बहाना कर देता, कमला रोज नए पकवान बनाती है, लकड़ियां जल्दी खत्म हो जाती हैं। गांव वाले उसकी बात को आधा सच आधा झूठ समझते, पर ज्यादा पूछते नहीं। धीरे धीरे देवराम का लकड़ी का भंडार पहाड़ जैसा बड़ा हो गया था। अगले हफ्ते अचानक ठंडी हवाएं चलने लगी। बच्चों की नाक लाल हो गई, बूढ़े कांपने लगे और रातें लंबी लगने लगी। तभी देवराम ने अपने घर के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाया, सूखी लकड़ी 40 रुपए प्रति किलो। गांव वाले समझ गए कि देवराम इतने दिनों से क्यों जंगल जाता था। भाई, उसने जंगल की मुफ्त लकड़ियां काटी और अब हमें महंगी बेच रहा है। हम भी कल जंगल जाकर लकड़ियां काट लेंगे। रात में काले बादल उमड़े, तेज बारिश शुरू हो गई। ठंड और भी बढ़ गई। जंगल की सारी सूखी लकड़ियां भीगकर बेकार हो गई। सुबह कमला खुशी से बोली, देवा देखो, बारिश से सब लकड़ियां भीग गई। अब कोई जंगल जाकर काट नहीं पाएगा। देवराम ने गर्व से हवा में सीना फुलाया। अब मेरी लकड़ियां सोने के दाम बिकेंगी। वो बोर्ड बदल देता है, सूखी लकड़ी 60 रुपए प्रति किलो। इतना महंगा? लोगों पर दया करो। दया का समय नहीं है, व्यापार का समय है। अब गांव वाले लाचार थे। ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि बच्चे बिस्तर में कांपते, बुजुर्ग सांस तक नहीं ले पा रहे थे। 2 महिलाएं आपस में बात कर रही थीं। सावित्री बहन, हमारे पास तो बस 2 लकड़ियां बची हैं और मेरे घर तो बिल्कुल नहीं। लगता है हमें देवराम से ही खरीदनी पड़ेगी। दूसरी ओर देवराम की कमाई बढ़ती गई, लकड़ियां बिकती गई और उसके भीतर का अहंकार भी। एक दिन गांव की सबसे वृद्ध महिला लक्ष्मी अम्मा कांपती हुई उसके दरवाजे पर आई। बेटा, थोड़ी लकड़ियां दे दो, बहुत ठंड लग रही है। पैसे नहीं दे सकती, पर दुआ दूंगी। मेरी लकड़ियां मुफ्त नहीं मिलेंगी, जाओ कहीं और से ले लो। अम्मा की आंखों में आंसू भर आए। वो लड़खड़ाते कदमों से वापस लौट गई। कमला ये सब देख रही थी। उसे लगा कि देवराम अब वो आदमी नहीं रहा जो कभी लोगों की मदद करता था। अगली सुबह देवराम दूसरे गांव जाने वाला था। वो कमला से बोला, मेरे रहते किसी को मुफ्त लकड़ी मत देना और दाम कम करने की बात मत करना। देवा, दूसरे का हक मत मारो, कीमत कम कर दो, लोगों की जान बच सकती है। तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो मैं कहता हूं वही करो। कमला चुप हो गई। उसने पहली बार अपने पति को इतना निर्दयी देखा था। ठंड बढ़ गई थी। कमला बाहर आप ताप रही थी। मोहन अंदर कपकपाता हुआ बोला, माँ, बहुत ठंड लग रही है। पिताजी ने जो लकड़ियाँ रखी हैं, मैं उसमें थोड़ी आग लगा लेता हूँ। कमला ने उसे आवाज लगाई, पर आवाज देर से पहुंची। मोहन ने एक लकड़ी उठाई और उसे आग से छुआ दिया। लकड़ियां पूरी तरह सूखी थीं। पलक झपकते ही भंडार में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही मिनटों में पूरा घर जलने लगा। गांव वाले दूर से धुआं देख रहे थे, पर किसी ने मदद नहीं की। कमला चीख रही थी, कोई मदद करो, मेरा बच्चा अंदर है। पर कोई आगे नहीं आया। आग में मोहन की दर्दनाक चीखें गूंजती रहीं और फिर सब शांत हो गया। घर, लकड़ियां और कमला का लाल सब राख हो गया। शाम को देवराम लौटा। घर की जगह राख देखकर उसकी सांस रुक गई। तुम्हारे लालच ने मेरे मोहन को निगल लिया। देवराम वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। पूरा गांव चुप खड़ा था। किसी को खुशी नहीं थी, किसी को गुस्सा नहीं था, बस अफसोस था। लालच कभी किसी का भला नहीं करता। और ठंड केवल मौसम की नहीं होती, ठंड इंसान के दिलों में भी उतर जाती है जब लालच और अहंकार अंदर बस जाता है। देवराम ने पैसे तो खूब कमाए, पर उसने अपनी सबसे मूल्यवान चीज खो दी, अपना बेटा और अपनी इंसानियत।